तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। छोटा सा पोर्शन कराऊंगा, स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन, और फिर उसके बाद मतलब इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मतलब कुछ और मतलब कि एक तो मैं सिंपल सिंपल पढ़ाऊंगा मैट्रिसेस का, बिल्कुल बेसिक बेसिक। फिर इससे ज़्यादा भी इससे ऊपर होता है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ और टर्म्स होती हैं, वो सब मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। अभी आज मैं उसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ाऊँगा। क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्वेश्चन किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले अभी स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस होते क्या है, एक तरह से सिंपल भाषा में समझाने के लिए अगर कहा जाए तो अगर किसी नंबर, किसी एलिमेंट, किसी फंक्शन को किसी रेक्टेंगुलर एरे में अगर आप रख दो, मतलब लेट्स सपोज एक बॉक्स में रख दो, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके एग्जैक्ट टर्म्स हो। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें 6 एलिमेंट रख दिए, ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये भी पता है कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है, राइट? तो ऐसे रखिए। अब ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स रखे हैं यहाँ पे मैंने, सिर्फ ये मतलब मैंने बताने के लिए कहा है कि एक डॉट्स, बट मैं कह सकता हूँ कि इसकी जगह कोई एलिमेंट आ सकता है, कोई फंक्शन रखा जा सकता है, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ऐसे करके फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर आगे जाके डेरिवेटिव और भी हो तो वो सब चलो ठीक है, वो सब बात नहीं करनी है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें सिंपल बातें बता रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। जब आप वेरिएबल में खेलोगे तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का बिल्कुल सिंपल मतलब कि मैट्रिक्स एक डब्बे में आपने, मतलब डब्बे क्या कह रहे हैं, अगर रेक्टेंगुलर एरे में हम कुछ एलिमेंट्स या कुछ फंक्शन को रखते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से दिमाग में घुसाने वाली बात है। अब मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, अगर हम एक मैट्रिक्स को मतलब देखें समझने के लिए, तो मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर मतलब बड़ा ऑर्गेनाइज थिंग चीज होती है। जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ, एक यही एग्जांपल लिया मैंने, मैं इस बार एलिमेंट कुछ रख रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 बोर्ड क्यों हिल रहा है, शांति से रहो, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितनी रो है, एक रो ये है, एक रो ये है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। सही बात है कि नहीं है, हाँ ना तो बोलो, ठीक है। 2 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए, 2 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। किसी मैट्रिक्स को हम लोग जब दिखाते हैं तो हमेशा इसका ऑर्डर मतलब कि आप हमारा रो और कॉलम को इसके नीचे लिख सकते हैं। कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, जब आप बहुत प्रैक्टिस में आ जाओगे, इनवर्स निकालोगे, बताऊंगा इनवर्स और क्या होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय की सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप जो भी आएगा आप ये सब नहीं लिखोगे, आपके बड़े आराम से आ जाएगा। 2 रो है 3 है तो इसे कैसे लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। पर स्टार्टिंग में बताना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं मतलब कि लेट सपोज मैं कहता हूं किसी भी एक मैट्रिक्स में m रोज है, क्या है, m नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ, इसमें कितनी है 2 सी, इसमें 2 रोज है, 2 लिख दो, क्रॉस लगा देते हैं, फिर उसका क्रॉस या फिर इनटू तो नहीं कहेंगे, क्रॉस ही कहेंगे, ठीक है। फिर 3 कॉलम है, ठीक है, तो ऐसे 2 क्रॉस 3 लिख दिया, ठीक है। ये इसका ऑर्डर कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्डर। अब ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये नीचे देता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें 3 रो 2 कॉलम, 3 रो क्रॉस लगा दीजिए, 2 कॉलम, हो गया 3 क्रॉस 2। समझ में आ गई बात, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ये तो आसान चीज है, इसमें क्या, ठीक है। चलिए आगे इसी को समझाते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। फिर अगर मैं कहता हूँ, मैं एक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये लिया मैंने, इसमें एक रो ये है, एक रो ये है, ऐसे ही रो चलती जा रही चलती आ रही चलती है, एक रो ये 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 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जब तक जाती जा रही है, यहाँ पे m रोज है, ठीक है। अब मैं इसी में कह रहा हूँ, ये पहला, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये अप टू n कॉलम है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितनी रो है, m रो है, m क्रॉस क्रॉस लगा दिया, कितने कॉलम है, n, m क्रॉस n, बस यही ऑर्डर हो गया, m क्रॉस n। सॉरी फॉर माय राइटिंग, धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, ठीक है। ये m क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात।
सिंपल बात थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं थी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात, समझने वाली बात नहीं। ठीक है, फिर अब बात आती है, मैट्रिक्स हो गया, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बात कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हाँ पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बात करते हैं। चलिए, कौन सा टाइप, पहले टाइप बताता हूँ। लेट सपोज एक सिंपल मैट्रिक्स तो मैंने बता ही दिया, उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो आपका। अच्छा, एक बहुत पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं, पहले वही बात, चलो उसे लास्ट में बताऊँ। हाँ देखो, ये अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में लेट सपोज मैं इसे 3x3 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कुछ अच्छा लिखते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 सब लिखते हैं, कुछ नया A B C X Y Z, और क्या आता है D F, तो पुरानी चीज़ हो गई, A B C D E F G H I J K L ठीक है। अब ये तो सिंपल मैट्रिक्स हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में ये वाले पोर्शन है ना, ये डायगोनल आपको समझ में आता है, डायगोनल, ये डायगोनल है, ठीक है। अभी डायगोनल का और एक मतलब होता है, वो बताऊंगा मैं। अभी 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये चलिए ठीक, हाँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में से मैंने अगर इसकी जगह k की जगह 0 कर दिया, इस j की जगह 0 कर दिया, x की जगह 0 कर दिया, b की जगह 0 कर दिया, c की जगह 0 कर दिया, z की जगह 0 कर दिया, मतलब कि अब आपको दिख रहा है इसमें डायगोनल वाली पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं और बाकी पोजीशंस पे एलिमेंट्स नहीं है, मतलब 0 है वहां पे, उस जगह पे 0 है, उस जगह पे जो एलिमेंट है वो 0 है। तो मैट्रिक्स इन विच except the diagonal elements all other elements are 0 is known as diagonal matrix। कोई शक वाली बात नहीं है, आसान सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली इस बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको L की जगह Y लिख दूं, इसको L की जगह Y लिख दूं, मैंने पहली चीज क्या बताई थी, वेट मिनट में आप लिख दे रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बताई थी, आपको पता होगा तो आप खुद ही लिख लेंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। मतलब कि डायगोनल, बस डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो, बाकी सब आपका 0 इधर उधर, ठीक है। 0 0 में 3 3 0 अगर 3x3 का, ऐसे 4x4 का भी दिखा सकता है, 5x5 का भी दिखा सकता था। अच्छा मैं, चलो ठीक है, अच्छा मैं 3x3 4x4 5x5 बोल रहा हूँ, मैं 3x4 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 5x4 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वो भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। अच्छा लास्ट में उससे बात करते हैं, चलिए ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने तीनों की जगह y लिख दिया, मैं तीनों बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट थे, कुछ भी रख लो, यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसे हम, स्केलर मैट्रिक्स, जहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट होता है डायगोनल, ये बराबर होते हैं, बाकी सब 0 रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फिर से बोलिए, स्केलर मैट्रिक्स, जोर से बोलिए, स्केलर मैट्रिक्स। ओके सर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ना 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 ना, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, मैंने कहा ना 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 यहाँ पे 1 लिखूंगा, ना 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 यहाँ पे 1 लिखूंगा। मैंने क्या किया, तीनों जगह पे 1 लिख दिया, बाकी जगह 0 0 छोड़ दिया, बाकी जगह 0 0 छोड़ दिया। तो क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स की एक खास बात है, इस मैट्रिक्स को किसी भी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स देता है। सच है, हमेशा बात करते हैं इस पे, बात करेंगे, मैं इस पे लास्ट में आज बात करूंगा, दूसरे वीडियो में बात करूंगा, देखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर तीनों जगह मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 जगह ये डायगोनल, बाकी सब 0 है, डायगोनल पे एलिमेंट डाल दिया, तो क्या कहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स थे। मैंने क्या किया, तीनों को सेम कर दिया, तो मैंने क्या कहा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि तीनों पे सेम। फिर आता है, मैं तीनों की जगह सेम ही नहीं कहा, मैंने कहा 1 1 1 है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हुआ इसमें, बाकी जगह तो 0 और 1 1 1, ठीक है। अब ये खास बात हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अच्छा, एक चीज अब ऑब्जर्वेबल पॉइंट ये है कि जो ये 1 1 1 वाला जो मैट्रिक्स है, इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कहोगे, इसे आप स्केलर मैट्रिक्स भी कहोगे क्योंकि तीनों बराबर है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कहोगे क्योंकि
डायगोनल पे एलिमेंट है। तो एक तरह से हम क्या ये कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि अगर वो सबसेट वाली भाषा में बात करें तो जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, और जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सबसेट वाली बात समझ में आ रही है? मैं मतलब ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप इसे क्लेम कर लो कि सबसेट, पर ये कह सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिख रहा है ना, identity matrix is a subset of scalar matrix which is a subset of diagonal matrix। हर diagonal matrix scalar matrix नहीं होगा, हर diagonal matrix identity matrix नहीं होगा, ठीक है, बट हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हाउएवर ये सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते हैं, पर हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। सीधी बात है, समझ में आने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, पर इस चीज को बताना बहुत जरूरी है जिससे कि कॉन्सेप्ट रहे। ओके, नो प्रॉब्लम, मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया, नोट करने वाली चीज थी, हाँ शायद थोड़ी बहुत। अब हम बात करते हैं कोई टाइप मैट्रिक्स बच गया। अच्छा, ये भी एक मैट्रिक्स होता है। ओके, 1 मिनट। ओके, ठीक है, कोई वो कुछ मैट्रिक्स में बात नहीं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये होता है भैया, इस मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि इस मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक होती है। क्या होती है? एक रो होती है। मैं 2 3 4 लिख दिया तो ये 1 रो, कितने कॉलम? 1 2 3, है कि नहीं? तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है इसे हम कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। दूसरे टाइप की मैट्रिक्स अब तो खुद ही समझ में आ गया होगा, बताने वाली बात तो है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए बी सी, रो कितनी हुई? 3, फर्क नहीं पड़ता। कॉलम कितना है? एक ही कॉलम भैया। कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है। इसे क्या कहेंगे? इसे 3x1 ऑर्डर हो गया इसका। इसको अभी लिखने की याद इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा सा आदत रहती है तो कभी गलती होने से बच जाते हैं। गलती होती है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था? 3x1, यस। 3x1 का जो मैट्रिक्स है आपका, तो हाँ, जब एक ही कॉलम है, रो कितनी भी हो, m भी रो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ये मैं 3 ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती है, n नंबर ऑफ रोज हो सकती है, पर एक ही कॉलम है। एक ही कॉलम का क्या मतलब है आपका? एक कॉलम होने का मतलब है आपका कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये क्या होगा आखिरी में? इसे कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं कुछ सोच रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कई कई जिंदगी में सोचना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? दिख गया? ठीक है, वापस। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं, राइट? या फिर मैं उस पर बात कर लूँ, आई जे, ओके, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स पे, हाँ आप इस पे बात ही कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स बता दिया मैंने, डायगोनल क्या होता है। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? डायगोनल कहाँ देखते हैं? हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, रेक्टेंगल एरे की बात है तो इसलिए मैं रेक्टेंगल का एग्जांपल दे रहा हूँ। इसे आप डायगोनल कहते हो, राइट? हाँ कि ना बोलूं? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ, एक स्क्वायर की बात करते हैं तो हम इसे डायगोनल कहते हैं, राइट? सही वैसे दे रहा हूँ। अब क्या होता है मैट्रिक्स के केसेस में, एक बात समझने वाली है। अगर मैं कहूं, अगर मैंने कहा कि यहाँ 2 एलिमेंट हैं और यहाँ 4 हैं, ऐसे 2 हैं, तो लेट सपोज मैं 2 एलिमेंट को 2 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब मान लो, मैं बता रहा हूँ 1 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। 1 2 3 4 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है भैया, दिख ही रहा है। तो क्या है इसका? रो क्या है? 2 × 4, 4 × 2, 4 रो है। मैं उधर से दिखा रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो। 4 × 2 कितने रो है? 1 2 3 4, कॉलम कितने? 1 2 4 × 2। पहले रो लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? जो आपका ऑर्डर होता है कैसे लिखते हैं हम? रो क्रॉस कॉलम। अक्सर दोनों ऐसे हम क्रॉस ऐसे कर देते हैं, ठीक है।
सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब इसी की जगह अब मैं इसमें बताने से पहले मैं आपको स्क्वायर की वाले में बात कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल आ गया क्योंकि दोनों अलग अलग है। अभी मैं स्क्वायर की बात करूँ, लेट सपोज बस जी ना, अच्छा ये जीरो नहीं है, मैं इसे एलिमेंट दिखा रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, तब ये 2 क्रॉस 2 दिखाएगा, हाँ ना बोलो तो। अच्छा कैसे बोलोगे वो अंदर, हाँ तो 2 क्रॉस 2 हो गया। अच्छा यार देखा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अरे ये तो स्क्वायर है भैया। अच्छा कुछ लोग कहेंगे ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है भैया, समझो समझो फीलिंग को समझो, भावनाओं को समझो। तो 2 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 क्रॉस 2 हो गया, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ये बात बताने से पहले कि मैं कैसे, अभी तो मैं आपको बहुत इतना ऊपर ऊपर बता रहा हूँ तो आप इंटरनल टर्म्स नहीं समझ पा रहे होगे कि इंटरनल बातें क्या चल रही हैं। अभी आप कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, डायगोनल बताओ, स्केलर मैट्रिक्स बताओ, एंटी मैट्रिक्स बताओ, या छोटी मोटी बातें, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये बताओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, हाँ ना तो बोलो, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। तो अब मैं रो और कॉलम में ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं हर एलिमेंट का नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ, नाम देता हूँ। लेट सपोज मैं नाम देते समय ऐसे कह रहा हूँ, भाई तू सीधा खड़ा हो जा, परेशान मत करता है। हाँ पहले रो फिर कॉलम। ये एलिमेंट किस रो में है, पहले रो में। किस कॉलम में है, पहले कॉलम में। ये किस रो में है, पहले रो में। किस कॉलम में है, दूसरे। ये किस रो में है, दूसरे रो में। इसे देखिए पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, हाँ ना तो बोलो। अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, अरे हाँ देखो, ये कौन से दूसरे रो में पहला कॉलम, ये दूसरे रो में दूसरा कॉलम, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो। अभी तुम्हें क्या दिखा, ये तुम्हारा समझ लो किसी एलिमेंट को नाम देने का तरीका हो गया। इस तरह से नाम दे दिया, A11 दे दिया, A12 दे दिया, A2, डिपेंड करता है रो और कॉलम पे। रो पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सॉल्व, इजी टू थिंक, सी एटसेट्रा। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट सपोज मैं किसी रैंडम एलिमेंट को नाम देता हूं AIJ। AIJ, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं क्लेम क्या कह रहा हूं, मैं क्लेम क्या कर रहा हूं, AIJ। अगर मैं कह रहा हूं I नॉट इक्वल टू J, तो वो कोई रैंडम एलिमेंट है। I नॉट इक्वल टू J इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल रैंडम एलिमेंट। अगर मैं कुछ नंबर दे दूं तो आप बता दोगे वो किस लोकेशन पे है, पर मुझे अभी वो चीज नहीं करनी। मैं ये बता रहा हूं कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये मेरी टर्म है तो इसमें ये मत सोचना कि कौन सी इंग्लिश यूज हो रही है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट, और यही AIJ में मैं कहूं I इक्वल टू J, मतलब कि AIJ को मैं लिख सकता हूं AII। अरे हाँ ना तो बोलो, AII, राइट। मैं इसे AII लिख सकता हूं। तो इसे मैं क्या कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं ये एक डायगोनल एलिमेंट है। क्या है, डायगोनल एलिमेंट। AIJ where I equals to J is a diagonal element। ये छोटी सी बात हमें पता चली है ना, कितना सिंपल सी चीज थी, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ये। तो अब इसे मैं बता रहा हूं, मैंने ये बताया कि I equals to J जिस एलिमेंट में आपको दिख जाए वो डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आपको समझ में भी आ रहा है, देखो डायगोनल पे लाई भी तो कर रहे हैं, A11 A22, है ना तो बोलो, है ना, ये तो डायगोनल पे लाई भी कर रहे हैं। पर अब मेरे कहने की बात ये है कि भैया ये तो ठीक बात है, चलो A11 A22 हो गया, ये डायगोनल पे लाई कर रहे हैं, 1 1 है 2 2 है। अब मैं कह रहा हूं कि स्क्वायर में तो दिख भी रहा है डायगोनल पे लाई कर रहा है, भाई मुझे रेक्टेंगल में समझा के दिखाओ, मुझे रेक्टेंगल में समझना है, ऐसे समझ में नहीं आता मुझे। मैं कहूँगा ठीक है भैया मैं समझा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं 3x4 का लेता हूँ, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये देखिए
इसे 3x4 कहते हैं, हाँ ना तो बोलो। तो इससे समझ में आ रहा है कि भैया कि A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 3। मैं ये इसलिए देखो, ये बहुत छोटी चीज है जो मैं इस समय समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल और छोटी चीज है। बस इस चीज पे मैं टाइम स्पेंड इसलिए कर, गलती बाद में ना हो, जो स्टार्टिंग में पढ़ा उससे गलती ना हो। जिसको ये सब आता है वो सब इस चीजों को स्किप भी कर सकता है, कोई बात नहीं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। आइडेंटिफाई द डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा है कि नहीं? अच्छा कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया हमें जब डायगोनल एलिमेंट ढूंढने होते हैं तो हम डायगोनल से डायगोनल मिला के देख लेते हैं। ठीक है भैया, देखो ठीक है, तो आपके हिसाब से डायगोनल से आपने डायगोनल मिला दिया। ये देखो ज्योमेट्रिकली कोई रेक्टेंगल नहीं है कि आप डायगोनल से डायगोनल मिलाओगे आपको मिल जाएंगे जो चाहिए, नहीं। आपको मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान Aij where I equals to j। जब ये केस होता है तो इन्हें कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम? डायगोनल एलिमेंट्स। इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें वो Aij जिसका i इक्वल टू j होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं या तो Ai है या Aj है। तो भाई i इक्वल टू j तो कहना चाह रहा हूं मैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, A11। देखो 1 1 तो i, अगर i 1 है j 1 है। अच्छा i और j समझ में आ रहा है? i एक मैं डिनोट कर रहा हूं, i एक ऐसा वेरिएबल है जो रो को बदल रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो। i का इस 3x4 मैट्रिक्स में i की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 2 3 बस। j की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 1 2 3 4। मैं कह रहा हूं j ये 4 हो सकते हैं, ठीक, i ये 3 हो सकते हैं। समझने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ समझा, ठीक है। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सब तो मामूली सी बात हो रह जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरा A22 A33, तो ये यहाँ पे तो 4 4 को तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो 3 ही होंगे। हाँ 3 ही, पर ये कॉर्नर वाला तो हमारा आया ही नहीं डायगोनल एलिमेंट में। तो क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट की परिभाषा क्या है? I इक्वल टू j, जहां पे आपका i और j कॉलम और रो का नंबर सेम हो, वही आपके डायगोनल एलिमेंट्स है। इस रेक्टेंगल में ये आपका 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये तो आता ही नहीं है डायगोनल एलिमेंट में, मतलब ही नहीं, नहीं मतलब नहीं कोई मतलब नहीं। बस ये छोटी सी बात जाननी, आपको डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान करनी बहुत जरूरी है। आपको हर चीजों को, कोई लाइन यहाँ पे ज्योमेट्री चल रही है कि आप डायगोनल जोड़ के बता दोगे। आपका डायगोनल मतलब i इक्वल्स टू j, सच एन एलिमेंट वेयर Aij एंड i इक्वल्स टू j, मतलब समझ रहे होगे फीलिंग, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ज्यादा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू j जहां पे हो गया वो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझा दिया, इसमें और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? अगर होगी तो बता देना, मैं और दे दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। 4 बार एक छोटी सी बात बताऊंगा तो नहीं, 4 बार वीडियो भी देख सकते हो। अब किस पे बात आती है? हाँ प्रॉपर्टी से बात आती है। देखो डायगोनल वाली बात कर दी मैंने। अच्छा मैट्रिक्स के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो मैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं अलग से वो सब थोड़े से पोर्शन अलग से, बहुत सारे होते हैं टाइप्स, ये तो मैंने बहुत कम बताया है, 3 4 बताए ना यहाँ पे। हाँ 3 4 बताए, इतने तो होते नहीं, बहुत होते हैं। तो मतलब कुछ और होते हैं, बहुत तो नहीं, पर मैं उसे इस वीडियो में नहीं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बिल्कुल बेसिक में कुछ बातें करने वाला हूँ। अब मैं दूसरी बात करने वाला हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि आप 2 मैट्रिक्स आपको दे दिए गए, आपको जोड़ना है। इसकी खास बात क्या होती है, एडिशन इज पॉसिबल जब आपके मैट्रिसेस जो हैं उनका जो समीशन हो, मतलब कि जो उसका ऑर्डर हो, सॉरी जो उसका ऑर्डर हो वो सेम हो। मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप एक 2x2 का मैट्रिक्स लाए, इसमें 4 एलिमेंट छोटे छोटे दिखा रहे और प्लस किया आपने 3x2, नहीं कर सकते। क्यों करोगे भैया? ये तो ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसे ऐड करोगे? कोई तालमेल ही नहीं बन रहा है कि नहीं? तालमेल देख के सिलेक्ट करते हो ना साथी, क्यों?
अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 अब ठीक लग रहा है। देखो दोनों साथ साथ लग रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तू भी 4 मैं भी 4 एलिमेंट में, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये ठीक लग रहे हैं। ठीक है, हम लोग का तालमेल बन जाएगा, चलो साथ रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो भी एलिमेंट था उनको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे ये भी एक बात है। मैं यहाँ ABCD लिख दे रहा हूँ, जिससे आसान रहेगी। ABCD EFGH ऐड कर लो। क्या करना है, जो एलिमेंट है दूसरे वाले का उसी एलिमेंट से जोड़ना है। जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को उसी जोड़ना है। जो एलिमेंट है उसी पोजीशन। ये पोजीशन क्या क्या है यहाँ पे बताओ। A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल टू करके बता रहा हूँ, मन में बता रहा हूँ। 4 पोजीशन है आपके पास, फिर इन द ब्लैंक्स। चलो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा। A11 इसका क्या है A, A11 इसका क्या है E, लिख दो A प्लस E। A12 इसका क्या है B, A12 इसका क्या है F, लिख दिया। A21 इसका क्या है C, A21 इसका क्या है G, A22 इसका क्या है D, A22 इसका क्या है H, लिख दिया। अब जो भी आएगा इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज डाल दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं स्कूल के एग्जाम में, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पूछता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देता है, स्क्वायर मैट्रिक्स देता है, ऐड। तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कुछ गड़बड़ इतनी करने का, कॉन्सेप्ट अनक्लियर है। नहीं भैया, रेक्टेंगुलर एक मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, बट रेक्टेंगुलर के मतलब मैं कह रहा हूँ 3x4 और 3x3 दे दिया तो कभी ऐड नहीं होंगे। कभी ये मत सोचना कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आंसर यही लिखना होता है कि भैया ये नहीं ऐड हो सकता। यही कॉन्सेप्ट टीचर चेक करता है, तो ये मत सोचना आपके कॉन्सेप्ट गलत। कभी कभी गलतियाँ यहाँ भी हो सकती है इस बोर्ड पे, तो ऐसा नहीं सोचना है कि गलतियाँ मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ तो मैं भी करूँगा। अच्छा ठीक है, इसमें बात करें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि अगर कोई स्केलर टर्म मतलब समझ लो 1 2 3 4 5 6 कोई भी टर्म को अगर हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या होगा। क्या होगा 27 मिनट हो चुके हैं। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, इतना लंबा पहला लेक्चर ले जाना नहीं चाहिए, पर ठीक है। मैं लेट सपोज एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं लेता हूँ 2x3 का। ठीक है, 2x2 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा ना 4x4 का मैट्रिक्स लेके मजे लूँगा। ठीक है, वो थोड़ा समय बाद में आएगा, क्योंकि वो अक्सर 4x4 मैट्रिक्स एग्जाम स्कूल में नहीं आता है, बट वहाँ तक भी जाना है। ठीक है, उसमें मजा बहुत आता है जब उसे सॉल्व करने बैठते हैं। हाँ ठीक है 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो हाँ, लेट सपोज 2x3 का मैं क्या करने वाला था, मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाला था। मैं A B C D E F, तो क्या होता है भैया, ऐसा जो मैट्रिक्स होता है ना, अब इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लेट सपोज 4 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो आप कहोगे क्या कहोगे, देखो आप क्या कहने वाले हो, देखो जरा। आप कहोगे सर ये तो एक मैट्रिक्स है और वो है स्केलर, कैसे मल्टीप्लाई होगा भैया यही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसा कुछ लिख दे, मैं ऐसा एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से 4 डॉट करके लिख दे, मैं कह रहा हूँ अगर 4 को इस मैट्रिक्स से स्केलर नंबर को 4 या k कहता हूँ, मैं एक टर्म यूज करता हूँ, k को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, k एक स्केलर टर्म है, तो क्या होता है वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा बदल जाता है। ऐसा हो जाता है, 2x3 रहता है, उसमें चेंज तो नहीं होगा। तो बस क्या हुआ, तो मैंने क्या कहा, वो जो बाहर वाला टर्म होता है वो अंदर के सभी टर्मों से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल सी बात, कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा लिखा हो, अच्छा ये ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, कभी ऐसा लिखा हो तो कभी सॉल्व करते करते ना ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कब यूज होता है, आगे एक जगह आएगी जो कहलाती है डिटर्मिनेंट।
नहीं डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट गलत वर्ड बोला मैं, वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बस जब अभी करवाएंगे हम कुछ जगह ये यूज़ होगा कि अब अगर आपको कॉमन लेना हो तो कॉमन कैसे लेते हैं, किस समय लेते हैं, वो भी काम आएगा, ठीक है। इससे बेटर मैं कह सकता हूँ कि रो मल्टीप्लिकेशन कॉलम मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे वो क्या होता है, जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या, वो वाला ऑपरेशन नहीं करते जो डॉक्टर करते हैं, वो वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मतलब कि कोई रूल अप्लाई करते हैं तो उस समय हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज़ को कॉमन निकालना। ये के वाली चीज़ तो इसमें नहीं आएगी, डिटरमिनेंट में ज़्यादा आती है। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी रो को किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं इस समय, नहीं इस समय नहीं बताऊँगा। ये स्केलर वाली बात ऐसा हो सकता है कि कभी कॉमन बस निकल सकता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर इसका शायद इस्तेमाल ना हो, शायद इसका इस्तेमाल ना हो, डिटरमिनेंट में इस्तेमाल होगा। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, सिर्फ एक रो से कॉमन निकलता है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसमें नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नहीं आता है मैट्रिक्स है। बात डिटरमिनेंट होता है ना, एक होती है पापा चीज़, तो डिटरमिनेंट एक पापा चीज़ है, मैट्रिक्स तो बच्चा है, मैट्रिक्स के पापा डिटरमिनेंट, ठीक है, वो बड़ी चीज। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स कहता हूँ, फिर से मैं ए बी सी डी ले रहा हूँ, स्केलर मल्टीपल जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, उसे मैं अगर -1 ले लेता हूँ तो -a -b -c -d हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स खत्म। अब मैं एक बात कुछ बताने वाला हूँ, हमेशा इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखना। कभी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मैं हमेशा सिर्फ क्वेश्चन की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए ये सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, घुसना है मैथ दिमाग में यहाँ पे, उसलिए पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी डी अगर ऐसे लिखा हो तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, लिख लो ना। ये 2x2 है तो आप इसे ऐसे लिखो ना, ए इज अ मैट्रिक्स 2x2, बस। इसका नेगेटिव क्या है, -a 2x2। तू ना शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, ठीक है, -a 2x2, बस खत्म। ऐसे लिख दो ना, आसान है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग ठीक है, हाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान चीज़ है। इतना बड़ा बड़ा हमेशा थोड़ी लिखेंगे। रो ऑपरेशन तक चलो। अच्छा, रो ऑपरेशन बड़ी खास चीज़ होती है, मैं ऐसे मजे में बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है ना, उसमें अक्सर लोग टाइम बहुत लगाते हैं, मैं भी बहुत लगाया करता था स्टार्टिंग में, मतलब एक पे कभी 15 मिनट लगा दिए, वो भी गलत ऐसे। तो क्या होता है, इस पर प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए ना कि आप इतनी ज़्यादा, मतलब मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस कराई, मतलब कि मेरे स्कूल के टीचर भी थे, ट्यूशन के टीचर थे, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई कि वो जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसकी आदत पड़ जाए और वो बहुत स्पीड में हो जाए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मल्टीप्लिकेशन, तो स्पीड वही मैं बता रहा हूँ ना, स्पीड जो स्पीड कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है सर। आप सोचो कोई दवाई हो, कोई छुट्टी पिला दें, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी उम्मीदें ना करें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये जो लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी मेरी बातें बहुत ज़्यादा हुई, अगर वैसे मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, ×2 स्पीड पे भी देख सकते हैं, ×1.5 यूट्यूब पे ये सब फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ×2 ×1.5 डिपेंड करता है आपको मेरी कितनी बातें सुननी है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या खास बात होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बताने में, पर मैं बताऊँगा, आज ही बताऊँगा। 2x3 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता है कि स्क्वायर रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई हो सकता है सर, क्यों नहीं होगा, वो भी होगा, स्क्वायर स्क्वायर से भी होगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल से भी होगा, बस कंडीशन एक है, एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जो आपका जो दूसरा मल्टीप्लायर हो मैं कह रहा हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और ये एक 2x3 मैट्रिक्स है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाया ऐसे जाता है कि अगर कोई
K क्रॉस L का मैट्रिक्स हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो M क्रॉस M के मैट्रिक्स से, B समझ गए इसमें। अगर L इक्वल्स टू M हो तो इसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, नहीं मिलके नहीं कहानी। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये सब मत देखो, चलो ठीक है, ये देखो कि 3 क्रॉस 3 इससे बड़ा आइडिया हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर आप जब सॉल्व करोगे, कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आया। देखो आप सॉल्व करते समय अपनी बुद्धि लगाओ। क्या बुद्धि लगानी है सर? बुद्धि ये लगानी है आपको, जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसको उसके ऊपर ऐसे हाथ रखो। मैं हमेशा ऐसे सॉल्व करता हूँ, ये तो मैं बाद में देखता हूँ, सच में मैं इसे बाद में देखता हूँ। अच्छा 2 क्रॉस 3 था, ये लिखा हुआ नहीं आएगा ना भैया, आप तो खुद लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही हमेशा, मैं पेपर में भी सॉल्व करता हूँ, मैंने मैथ्स के पेपर बोर्ड में दिए तो मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैं ऐसे रखता हूँ और फिर ऐसे करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ऐसे करता हूँ। अच्छा ये दोनों अगर मिल गए तो हाँ भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों अगर मिल गए, क्या मतलब, इस वाले मैट्रिक्स का ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कॉलम सेम होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, आना तो बोलो, मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉलम सेम होने चाहिए, राइट। मैंने इसी को उठा के ऐसे रख दिया, मैंने इसी को उठा के ऐसे रख दिया यार, ठीक है, यहां 3 थे, यहां भी 3, हो जाएगा काम, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो सेम है। यही है एक्चुअली, यही बात है कि क्रॉस एल, बात यही है, पुरानी बात है पर यही बात है। एल और एम अगर बराबर हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पर मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं यही कह रहा हूं, बात यही कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं अपने दिमाग में जब सॉल्व करना, इसको उठा के ऐसे रख देना, अगर तुम्हारा ओवरलैपिंग हो गई तो मतलब हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं सर, ये भी बहुत बड़ी बात बोल दी है ना, ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में होगा, है ना। अब मैं ये कहूँ, अच्छा सेम मैट्रिक्स, देखो देखो देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई मुझे, ये देखो सेम मैट्रिक्स, दिन चेक, है ना, अरे तुम कहाँ थे, ये देखो, अच्छा ये मन में बताओ, ये जो मैट्रिक्स है ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, हाँ ना तो बोलो। होगा, होगा, क्यों होगा, ये ओवरलैप हो जा रहा है ना, ये यहाँ देखो, यहाँ से ओवरलैप हो गया, 2 क्रॉस 2 है ये भी 2 क्रॉस 2 है, देखो ये ऐसे भी समझ लो 2 और 2 बराबर हो गया। इसका कॉलम इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर। उधर देखो, देखो ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स, ये भी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हैं। अच्छा क्या होता था एडिशन में कि सेम ऑर्डर वाली चीज तो मिलती थी, नॉन सेम ऑर्डर की नहीं मिलती थी। मैंने मल्टीप्लिकेशन में क्या कहा कि सेम ऑर्डर की भी मिल सकती है, नॉन सेम ऑर्डर की भी मिल सकती है, पर यह भी कह रहा हूं कि सेम ऑर्डर वाली नहीं भी मिल सकती है और नॉट सेम ऑर्डर वाली भी नहीं मिल सकती है। क्या कंडीशन है, ये देखो सेम ऑर्डर वाली मिल गई क्योंकि इसका कॉलम इसका रो मैच कर रहा था, मिल गई, ये ऐसे करके ओवरलैप हो जा रहा था, मिल गया। इसका कॉलम क्या इसके रो से मैच कर रहा है, क्या 3 इक्वल्स टू 2 है, तो कहोगे नॉट, 3 नॉट इक्वल्स टू 2, 3 नॉट इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो हाथ रखा, 3 चीजें दिख रही हैं यहाँ पे देखो कितनी चीजें, 2 है देखो, है ना, ओवरलैप नहीं हुआ सर। जब ओवरलैप नहीं हुआ इसका साफ क्या मतलब हो गया, ये वाला इस पे ओवरलैप नहीं हुआ, मतलब आपका ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। सेम ऑर्डर का पॉसिबल है, सेम ऑर्डर का यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलम रो बराबर नहीं है, आपका ओवरलैपिंग नहीं हुई, आना तो बोलो। एग्जैक्टली सिंपल। अब नॉट सेम ऑर्डर की बात करें, नॉट सेम ऑर्डर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं, उसके भी दोनों एग्जांपल साथ में ले सकता हूँ, समझाने फिर बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इनवर्स सोचा था मैं आज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, पर मैं क्योंकि लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा जाए, 40 मिनट हो जा रहा है, इसको कंप्लीट करते करते शायद और 20 मिनट में निकलना है, पर मैं 2 क्रॉस 3
2 रो। मल्टीप्लाई होगा, देखिए सर, यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 3 था, यहाँ पे 3 नॉट इक्वल्स टू 4 है। ये देखिए, ये सेम ऑर्डर नहीं थे, हो गया मल्टीप्लाई। ये सेम ऑर्डर नहीं थे, ये नहीं हुआ मल्टीप्लाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको क्या चेंज करते चेक करना है, आपका हाथ ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे चेक कर लो इसका कॉलम इसका रो बराबर है कि नहीं, इसका कॉलम इसका रो बराबर है कि नहीं, इसका कॉलम इसका रो बराबर है कि नहीं, पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात? जिनके कॉलम और रो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो। ऑर्डर लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले का रो दूसरे, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। पर जब मल्टीप्लिकेशन चेक करना हो तो पहले क्या चेक करेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर लिखते समय रो पहले लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, बट यहाँ चेक करते समय पहले मैट्रिक्स का कॉलम चेक करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का रो चेक करते हैं। बराबर आ गया तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिंपल। अब करते कैसे हैं मल्टीप्लाई? मैंने क्या कहा, ओवरलैपिंग वाली बात बताई, वो मैं मल्टीप्लिकेशन में यूज करता हूँ। कैसे करता हूँ? अच्छा, मैं दिख कैसे रहा है, ऐसे मेरी परछाई नहीं पड़ेगी, बट मैं ऐसे लिखूंगा कैसे, कोई ना, मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्यों वहाँ से लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, A B C D E F मल्टीप्लाई कर क्या है, 2 क्रॉस 3 ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो मुझे क्या लिखना होगा मल्टीप्लाई करने के, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स वही लिखता हूँ। 3 क्रॉस 3 का भी लिख सकते हो, 3 क्रॉस 2 लिख दिया मैंने, बोल दिया। 3 क्रॉस 3 का भी लिख सकते हो, 3 का मैं 3 क्रॉस 1 का एग्जाम्पल ना यार समझ नहीं आ रहा, 3 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाद में कभी इस पर प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा आदत डालना होता है। एनसीईआरटी में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम्पल में, बाकी आप एक बुक से ले सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ लोग अरिहंत ये लेते हैं जिसमें सॉल्व वो पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो, उसमें आप एग्जाम्पलर लो। एग्जाम्पलर से क्या होता है, आपको एक पहले समरी मिलती है पूरे चैप्टर की, वो चैप्टर को अच्छा बताता है और बहुत क्लियर कट में, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देता है बहुत अच्छे। एग्जाम्पल्स देने के बाद आपको जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन उसका पीछे आंसर दिया होता है, सॉल्व नहीं करेगा। आपको जरूरत क्या है, देखो आप प्रैक्टिस से करोगे आपका आंसर सही आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना वही बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। अभी आप अरिहंत वाली ले रहे हो, उसके एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम अरिहंत वाली भी लेंगे, एनसीईआरटी वाली एग्जाम्पल भी लेंगे। अरे भैया बहुत पैसे हैं। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लो, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट में ही कहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बेटर है कि एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी वाली। फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर नहीं मिल पाती है दुकान पे, तो मंगवा भी सकते हो बाहर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बट बाकी अगर ना मिले तो आप अरिहंत लो, नो प्रॉब्लम। बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स की आप अनसॉल्वड ही लो, उसमें आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा और एक अच्छी थ्योरी भी मिलती है। एनसीईआरटी बुक तो अपने में भी ग्रेट है, वो भी अच्छी है। तो आप ये चीज़ को आप से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मतलब अच्छे करो, आपका मैथ का जो लेवल होता है बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और क्या बोलती बी आर। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैंने क्या ऐसे करके ऐसा ओवरलैप किया, ऐसे करके ऐसे, कैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, ए एलिमेंट टू एलिमेंट, ये गलती मत करना। कभी पकड़ा A11 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत। आप इधर का इधर चले गए, आपको इधर का इधर आना चाहिए।
इसी जगह आप उल्टी चीज पकड़ लो, एलिमेंट का जो नंबर है नीचे वाला वो जो नंबर होता है ना 1 2 2 1, उसको अपोजिट करके पकड़ो। ये क्या है A12 A1 सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहाँ पे देखिए A11 A12 A21 A22 A23 A21 सॉरी A31 A32। ठीक है, मैं अब क्या कह रहा हूँ, A11 को 11 को अपोजिट कर दीजिए अंदर वाला, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा A11 ही आएगा मल्टीप्लाइड बाई A11। A12 को इसको अपोजिट कर दिए A21 से मल्टीप्लाई करिए प्लस A21। अच्छा मैं प्लस कर रहा हूँ, देख लो प्लस कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि 2 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सॉरी 2 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से किया तो आपका सॉल्यूशन क्या आता है, ये तो मैं बताना ही भूल गया, सॉरी आई एम रियली सॉरी। अगर कोई मैट्रिक्स K क्रॉस L की हो उसको मल्टीप्लाई B L क्रॉस L ही होगा ना, M भी बोलूंगा तो बाद में L ही कहोगे ना, L क्रॉस N से करो तो इसका आंसर आता है C K क्रॉस N, L का काम खत्म। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 3 क्रॉस 2 से होगा तो क्या आएगा 2 क्रॉस 2। अरे हाँ ना तो बोले यार, कैसे बोलूं वही ना। A12 को A21 से A13 को A21 से प्लस A13 को A31 से, इसको डब्बा में डालो। ये पहला एलिमेंट हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैं इसको अब नीचे करूंगा, आपको दिखेगा नहीं तो ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे वाले के पास ले जा रहा हूं। मैंने इस जो ये आपका था, देखो एक चीज होती है, ये मैं फार्मूले लिखवा दूं, आप रट लो, जब इन पे क्वेश्चन आते हैं, जब आप आगे भी इस चीज को मैट्रिक्स और को अपने कॉलेज में ही पढ़ोगे, अपने से 11th 12th में नहीं आगे ही पढ़ोगे, और उसको आगे भी जब पढ़ोगे तो आपको ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली चीज प्रॉब्लम करेगी। क्या आएगा आपका, आपने फॉर्मूले रट्टे मार रखे हैं, आप इसको पकड़ोगे, अच्छा इससे ये वाला, अच्छा इससे ये, इसी स्पीड में काम करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो समझा, इसको इधर, इसको उठा के यहाँ पटका यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ पटका यहाँ रखा, इसको यहाँ पटका, क्या क्या किया, मैं पहले वाले को ले रहा हूँ, पहले वाले को ले रहा हूँ। अच्छा ये बात मैंने बताई कि इसको मैं अपोजिट कर रहा हूँ, ये सिर्फ पहले के लिए काम किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आप उस चीज को मत फॉलो करें, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ कंफ्यूज कर देगा। आप इसको तो लिख लोगे, अगले को कैसे लिखोगे, ये भी बात है ना। आप इसको ले जाके आप दूसरे कॉलम के पास ले जाओ, ठीक है, दूसरे कॉलम के पास ले गए, क्या आएगा A11 मल्टीप्लाइड बाई A12 प्लस, ठीक है, A12 मल्टीप्लाइड बाई A22 सॉरी प्लस, ये देखो साफ दिख नहीं रहा होगा पर फीलिंग समझना, मैं अभी ये मिटा के उसमें लिखूंगा तो साफ दिखेगा, A13 मल्टीप्लाइड बाई A32। इसीलिए कह रहा हूँ ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये एक्चुअली कई बार बुक में लिखे रहते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं A11 A22 में लिखे रहते हैं, कुछ लोग इसको रटते हैं। आप इसको रटेंगे तो बात ये होती है कि आप जब एग्जाम में आएगा तो आप इसको समझोगे नहीं, ये आपने क्या किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, तो कन्फ्यूजन होती है। तो इंस्टेड ऑफ ये चीज़ें रटने के, आप अपना ये हैंड वाली ट्रिक इस्तेमाल करो ना, आसान है, क्यों परेशान। दूसरे रो को ले जाइए, ये अपोजिट वाली चीज यहाँ पे काम आई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, कंफ्यूजन होगी फिर से, तो आप वही चीज से रटने से अच्छा मैंने बताया कि ना तो इसे रटेंगे, मैं इसे मिटा दूंगा, इसको लिखना ही मत फालतू। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये चीज मुझे ही पसंद नहीं है बट समझाने के लिए जरूरी है। A21 का A11 से मल्टीप्लाई प्लस A22 का A21 से रिस्पेक्टिवली, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे प्लस करते जाओ, A22 का A21 से प्लस A23 का A31 से। अच्छा इसमें एक कॉमन चीज है, चलो ठीक है मैंने मना किया, पर एक चीज मुझे थोड़ी कॉमन लगी और बड़ी सुंदर दिख भी रही है वो चीज, इसलिए बताऊंगा। कई बार कुछ चीज करते करते दिखती है। देखो
ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी। आज मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, मैं सच में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ। मैं बस रैंडमली चीज़ें उठा रहा हूँ, टॉपिक्स उठा रहा हूँ और बता रहा हूँ। A3 A23 और A32। तो अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ सर, देखो बड़ी कॉमन सी चीज़, देखो बड़ा मज़ेदार चीज़ देखिए। A11 देखो इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर से मैच करता है, इसका कॉलम नंबर 2 इसके रो नंबर 2 से मैच करता है, इसका कॉलम नंबर 3 इसके रो नंबर 3 से मैच करता है। ऑब्जर्वेबल थिंग है, रटने मत बैठ जाना और ना ही इसको क्या कहते हैं ये समझना कि ये सब चीज़ें याद रखनी है, सब कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन पढ़ाई करते समय ध्यान में रखनी। कभी कोई ऑब्जर्वेशन ना बन जाती है भैया, अच्छा ये भी था, ये तो हमें पता ही नहीं था। देखो A11 A12 11 A12 A22 22 साफ दिखना, A13 A32 133 21 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 3 सॉरी हाँ आई एम सॉरी 3 कॉलम 3 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरा रो, ठीक है, और 3 थर्ड कॉलम थर्ड रो, ठीक है। तो हाँ, कॉलेज में क्या होता है, जब कॉलेज में आओगे, चलो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। तो कोई कॉल ये इतने छोटे छोटे मैट्रिक्स नहीं आते, कोई कॉल इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स दे देते हैं। उसमें क्या होता है, आप आई और जे कॉलम में बात करते हो, आप बनाते बड़ा छोटा हो कॉलम, पर उसमें जो नंबर्स होते हैं बहुत लंबे लंबे दिया करते हैं। उसमें नंबर से मतलब नहीं होता, उसमें हम लोग अक्सर आई और जे के टर्म्स में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो क्या होता है, तो उसमें आपका जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो ना, आप क्या कहते हो, आप ये नहीं कहते हो, जो हाथ वाली टेक्निक है वो आप कितना लंबा हाथ लगाओगे। ये 11-12 तक काम करती है, उसके बाद भी काम करती है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आया कॉलेज में भी तो आपका 3x3 मैट्रिक्स आएगा, चाहे ज़्यादा 4x4 मैट्रिक्स आ गया, वो भी इतना नहीं आता, ठीक है। पर आपको जो उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो उसमें एक बार सॉल्व करने के लिए आता है आई जे के टर्म्स में। आई जे के टर्म्स में मतलब वही रो कॉलम जो मैंने बताया ना, ए आई जे, तो उसमें यही करता है भैया। क्या बोला मैंने, इसका वो टर्म उससे मल्टीप्लाई करना है। देखो 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 देखो, मैं इसका एक टर्म बोल रहा हूं ए के एल, इसका एक टर्म बोल रहा हूं बी एल एम, ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ठीक है। इसके बारे में अभी डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बात फिर वही हो जाएगी, आई जे वाली बात बताओ, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मतलब ये देखो, ये सब ऑब्जर्वेबल थिंग है। देखिए 1-1 मैच किया, तो उसमें ये सब वहाँ पे हम लोग इतने बड़े मैट्रिक्स में ऐसे ही कैच करते हैं कि हमारा जो ये वाला टर्म है इससे मैच करेगा, तब हम इन दो टर्म के वो ए आई जे ए बी जे के ए आई जे डॉट बी जे के लिखेंगे। तो ऐसे लिखा था, इसमें बहुत लंबी लंबी टर्म आती है, तो उन सबसे कोई मतलब अभी नहीं है आपको, वो दूसरे वीडियो में कहीं बताया जाएगा। बट तो ये ऑब्जर्वेबल थिंग थी। देखो 11-12 में मैंने भी ऑब्जर्व नहीं की, कॉलेज में जाने के बाद मैंने भी ऑब्जर्व की और मुझे भी दिखा कि भैया ऐसे भी होता है। तो ऐसा होना है, मतलब ये चीज़ ऑब्जर्वेबल थिंग आगे जाके काम आने वाली है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा आई जे के टर्म्स में आएगी ना, लंबे लंबे मैट्रिक्स की बात, तो यही बात, यही बुद्धि काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिंपल सा एक लास्ट स्टेटमेंट क्या, लास्ट डब्बा बना के, डब्बा डब्बा डब्बा, देखो मैं ऐसे ही टर्म्स यूज करता हूँ। अच्छा, मुझसे कहीं छोटी मोटी गलती हो गया हो तो कभी ऐसा मत लिख देना, हाँ लिख देना, मुझे क्या करना, गलत बताया, सही गलत बोल सकते, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मैंने अब क्या बताया, अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई, मैंने बात बताई कि आपको मल्टीप्लाई करते समय तेजी स्पीड रखनी जरूरी है। कैसे रखेंगे, ब्रेन को वर्क करो, प्रैक्टिस करो। मैं तो प्रैक्टिस कर रखा हूँ, इसलिए मैं फटफट लिखूंगा यहाँ पे। आपको इसी लेवल पे आना है, इसी प्रैक्टिस के लेवल पे आना, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, भगवान की तरह से कनेक्ट करो। हाँ, ए बी सी एक्स, ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी वी पहला टर्म। देखो भैया, आप बोर्ड महाराज आप रुक जाओ, मैं अभी क्लास कर रहा हूँ। दूसरे में ए वाई प्लस बी डब्ल्यू
प्लस सी आर, वेरी गुड। दूसरा टर्म डी एक्स प्लस ई जेड प्लस एफ वी, कोई शक वाली बात नहीं है। डी वाई प्लस ई डब्ल्यू प्लस एफ आर, यही बड़ी सिंपल। 3 को हटाओ, बराबर है तो 3 बराबर हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला मैट्रिक्स ऐड कर, जो बचा हुआ होता है k क्रॉस l है, l क्रॉस n है, तो k क्रॉस n का मैट्रिक्स आ जाता है। मैंने बताया। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लें क्या? कर लें क्या? ये छोड़ें। कर लें, बस आदत बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। 1 4 2 3 1, कुछ भी हो सकता है भैया, मैं तो ये यूज करता हूँ। 2 क्रॉस 1 2 3 ले लेता हूँ। 2 2 2 3 क्या है ये? कुछ याद आ रहा है? इसका कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, इसमें मैंने एक बात वही बताई थी, रो और कॉलम में, है ना? एक रो मैट्रिक्स जो होता है, एक मिनट आ रहा। चलो ये बात मैं बाद में क्लियर करूँगा। इसमें मतलब जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो चीज़ लिखी है वो मुझे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, या फिर उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता रहा था। जब और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊँगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 हो जाएगा? हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। 1 2 प्लस 12। अच्छा, ये क्या बनेगा? 3 क्रॉस 1 का बनेगा, 3 रो और 1 कॉलम। 2 क्रॉस 3 4 प्लस 9, 1 क्रॉस 1 2 प्लस 3, प्लस आ जाएगा ना बीच में मल्टीप्लिकेशन का। 3 क्रॉस 1 का बन गया। क्या बनेगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? 14, कैसे लिख सकते हैं? 13 5 3 1। कोई शक वाली बात तो नहीं? बस इसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। छोटी सी बात है। इनवर्स भी पढ़ाना चाहता था बट टाइम ज़्यादा हो गया, पहला है ना, पहली क्लास में भी पहले से हो जाता है। बड़े देश में छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। तो आज के बाद हम इसी के ख़त्म कर सकते हैं। एक बात और बता सकता हूँ मैं, ज़्यादा ये बता सकता हूँ, मैंने एक बात नहीं बताई। मैंने आपको बताया था एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है ना। उसके बाद एक और स्टेप पे पढ़ता हूँ, इसे भी 0 कर दिया तो इसे हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसे O से डिनोट कर देते हैं, O से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते रहेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बाकी इसी तरह से चलता रहेगा। मैं धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा, पर मैथ्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कवर करके चैनल पे डालते रहूँगा। अभी मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है साथ में कॉन्टिन्यूसली मैं कुछ और टॉपिक्स भी स्टार्ट करूँ, बट मैं देखता हूँ, इस बोर्ड को भी फिक्स करना है, बहुत चूचा करता है। बट ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट, बाय।